वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, आप सभी का दिव्य कुल साइंस एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आज हम लोग आपके बीच आए हुए हैं केमिस्ट्री की क्लास 12th की सिलेबस लेकर। पहले उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारी चैप्टर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस एक बार और आपको पूरा फुल सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर से कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसको पहले डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, फिर चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। और आई होप आप सभी अच्छे से इसे समझिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और ये आपकी हिंदी मीडियम में, कंप्लीट हिंदी मीडियम में। ठीक है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो चैप्टर भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को एकदम ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मिनिमम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा और कहाँ से कितने मार्क्स आएंगे वो भी मैं आपको डिटेल्स में शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और हमारे नाम को, हमारी संस्था के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन शास्त्र की, जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपकी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, लेकिन एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को डिलीट कर दिया। ठीक है, और बिहार बोर्ड की तरफ से, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। अभी जो 2024 में आपकी एग्जाम हुई थी पिछले साल, उसमें उस चैप्टर से या फिर जो भी डिलीटेड चैप्टर थे, कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से आए हुए थे, तो इसलिए उस चैप्टर को हम डिलीट नहीं मान के चलेंगे। लेकिन हाँ, जो चैप्टर अभी सिलेबस में है एनसीईआरटी में, सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डिलीटेड चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, ओनली 2 और 3 मंथ्स बचे हुए हैं। ठीक है, 1 मंथ तो आपको सेंटअप एग्ज़ाम, छठ पूजा या फिर अदरवाइज इधर उधर के काम करते करते 1 मंथ तो ऐसे ही निकल जाएंगे प्रैक्टिकल वगैरह करके। ठीक है, तो एवरेज मान के चलिए नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स, जनवरी प्रैक्टिकल में चली जाएगी, अभी दिसंबर में फिर आपकी सेंटअप एग्ज़ाम होने वाली है 15 के बाद से, तो कुछ टाइम आपके इसमें से भी कट जाएंगे। तो जो टाइम बचे हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, आई होप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में पहले देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है इसमें आधारभूत तथ्य। ठीक है, बेसिक टर्म, जैसे सॉल्यूशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, सॉल्यूशन के घटक क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आधारभूत तथ्य, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चैप्टर समझने के लिए थोड़ा सा समझ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। दूसरा है विलियन के प्रकार, जो हमारे सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने उसके प्रकार हैं, तो यहाँ से आपको जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये रेयरली कभी कभी पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इजी टॉपिक है, यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है विलियन की सांद्रता। इस टॉपिक को बच्चों आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, अगर सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक हमारा हो गया विलियन की सांद्रता। चौथा टॉपिक जो हमारा है हेनरी के नियम एवं उपयोग। हेनरी के विलेयता के नियम है और उसके उपयोग है, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, हेनरी के नियम और उसके उपयोग। ठीक है, क्या उसके उपयोग है, 2-3 उपयोग है, उसे भी देखेंगे, और इसके क्या नियम है, क्या इसके इक्वेशंस है, फॉर्मूला है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 और 2 मार्क्स से। ठीक है, याद रखिएगा जिस जिस टॉपिक में बीवीआई लगा रहे हैं वो एकदम आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आना तय है 100%। नेक्स्ट है हमारा राउल्ट के नियम। ठीक है, राउल्ट का क्या नियम है और इसी नियम के आधार पर आदर्श एवं अनादर्श विलियन का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको, ये टॉपिक आपका VVI है। ठीक है, आदर्श एवं अनादर्श विलियन, या तो ये 2 मार्क्स में पूछ दे या फिर 5 मार्क्स में पूछ दे। ठीक है, इस टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा, आदर्श एवं अनादर्श विलियन।
तो ये थे आपके इतने सारे टॉपिक, 6 टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके विलियन की सांद्रता, और उसके बाद कौन है आपका राउल्ट्स के नियम, दैट मीन्स आदर्श एवं अनादर्श विलियन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रोबेबल टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन इस बार में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और पूछेंगे कि कौन इसमें से एजियोट्रॉपिक मिश्रण है, ठीक है। तो ये आएंगे। अनुषंख्य गुणधर्म, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर विलियन चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म के टोटल 4 प्रकार होते हैं, जिसमें प्रासरण भी आता है, कभी प्रासरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वांट ऑफ गुणांक, जहाँ से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजी टॉपिक है, यहाँ से 1 मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी चैप्टर विलियन, इसके कौन कौन से टॉपिक थे और किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर की सिलेबस कवर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था आधारभूत तथ्य, ठीक है। तो आधारभूत तथ्य पे पहले चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, विलियन। तो सबसे पहले जानेंगे विलियन की परिभाषा। विलियन क्या होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कुछ भी हो सकती है पदार्थ, कुछ भी हो, लेकिन 2 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 कभी नहीं होनी चाहिए। 1 से ज़्यादा यानी 2, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा जितना हो सके, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी, कोई उसकी लिमिट नहीं है। कि समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, एक समान रूप से जो मिल जाए, ओवरऑल संपूर्ण जगह एक जैसा दिखे, हमें एक रूपता दिखे। जैसे मान के चलिए अगर आपको दिया जाए शरबत और बोला जाए कि बच्चे आप शरबत की टेस्ट करके बताइए। किसी बच्चे को मैंने 1 गिलास शरबत दिया और कुछ बच्चे को मैंने उसी गिलास में से किसी को ऊपर से निकाल कर दिया स्पून से, किसी को बीच से निकाल के दिया और किसी को नीचे से निकाल के दिया, ठीक है। सभी को मैंने शरबत दिया, तो सभी बच्चे जो शरबत को टेस्ट करेंगे तो क्या वो टेस्ट एक जैसी रहेगी या अलग, जाहिर सी बात है वो एक जैसी रहेगी। तो ऐसी ही विलियन जिसमें सब जगह क्या हो, टेस्ट, कलर, उसके जो छोटे छोटे कण है उसका आकार सभी जगह क्या हो, एकदम एक जैसा दिखना चाहिए। मतलब अपने आँखों से हम उसे ये नहीं कह सके कि ये कण अलग है ये कण अलग है, तो एक समान होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, समांगी। वैसे ही मिश्रण को क्या कहेंगे, विलियन। अब जैसे शरबत ले लीजिए, ठीक है। शरबत जब भी बनेगी उसमें कम से कम 2 चीज़ हो सकती है, चीनी, पानी, या अधिक से अधिक क्या मिला सकते हैं, चीनी, नींबू, पानी, रसना, कुछ भी मिला सकते हैं, जितना आप उसको फ्लेवर दे सकते हैं, ठीक है। तो जो घटक हैं उसमें सब क्या होते हैं, एक समान रूप से मिल जाते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु इसी में पीतल हो गए, कांसा हो गए, ये सब जो है मिश्र धातु आते हैं। जैसे बंदूक, आप जो बंदूक देखते हो, किसी बंदूक की कीमत कम होती है, किसी बंदूक की कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जो मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। मिश्र धातु कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा धातु को गलाकर, पिघलाकर, आपस में मिलाकर एक नए प्रकार के धातु को बनाया जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। जैसे घंटी की धातु, चाहे आप स्कूल की घंटी देखो या किसी मंदिर की घंटी देखो या किसी बड़े चर्च की जाके घंटी देखो या किसी जैन धर्म में देखो, पहाड़ पर देखो, घंटी हो या घंटा हो, सभी में क्या प्रयोग किए जाते हैं, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में क्या होते हैं, अलग अलग धातु प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसे देखने के बाद हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से धातु का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक विलियन हो गया। जल में ऑक्सीजन, अब जो जल है, जल में ऑक्सीजन क्या होती है, एक समान रूप से घुली रहती है, तभी तो जितने भी जलीय जीव हैं, जैसे मछली हो गई, वो जो ऑक्सीजन लेती है जल से, कैसे, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, जल में एक समान रूप से घुला हुआ है, तभी वो अपने गिल्स के सहायता से क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और फिर उसको ब्रीदिंग सिस्टम, जो उसका श्वसन प्रक्रिया है, वो संपूर्ण होता है। तो ये आपके क्या थे, विलियन के उदाहरण। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे।
ठीक है। विलयन के दो घटक होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विलयन के घटक। दो ही चीज हो सकती है विलयन में, एक तो वैसे पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो, दूसरा जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। तो विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, ठीक है। पहला विलेय या घुल्य, जिसको क्या बोलेंगे, विलेय या घुल्य, यानी कि सॉल्यूट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन में उपस्थित वैसे पदार्थ जिनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, यानी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होगी उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, घुल्य बोलेंगे, ठीक है। जिसकी मात्रा क्या होगी, अपेक्षाकृत कम होगी, उसे क्या बोलेंगे, घुल्य बोलेंगे या फिर विलेय बोलेंगे। जैसे शरबत में अगर चीनी की मात्रा देखी जाए तो चीनी की मात्रा क्या होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है, और शरबत में उपस्थित ही चीनी क्या कहलाएगी, घुल। चीनी की मात्रा कम, जल की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा, और इसलिए चीनी को हम लोग क्या बोलेंगे, घुल्य, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा विलायक या घुलायक, विलायक या घुलायक, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विलायक या घुलायक, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, सॉल्वेंट, ठीक है। तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा अपेक्षाकृत क्या होगी, अब ज़्यादा होगी। अगर जिसकी मात्रा कम है वो घुल्य, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या होगी, घुलायक या विलायक। जैसे शरबत में जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब भी शरबत बनाते हैं तो जल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए शरबत में जल क्या हो जाएगा, विलायक या घुलायक, ठीक है। अब एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विलयन का उदाहरण है। ये 4 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें से आप लोगों को बताना है कि विलयन कौन है। पहला है H2O प्लस NaCl, यानी कि जल प्लस लवण जिसको बोलते हैं। दूसरा H2O प्लस C6H12O6, यानी कि जल प्लस ग्लूकोज, ये क्या है आपका, इसको लवण बोलेंगे हम लोग। H2O यानी जल, जल प्लस लवण, और ये क्या हो गया आपका H2O यानी जल, जिसको पानी बोलते हैं, प्लस ग्लूकोज। इसके बाद ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो हमने जो विलयन का डेफिनेशन देखा है उसी से पता चलेगा, यानी कि बताए थे समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण के लिए क्या होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, यह एक समान रूप से घुल जाए। तो जल में जब भी हम नमक को डालते हैं वो क्या होता है, आसानी से पूरा ओवरऑल सभी जगह एक जैसा घुल जाता है। तो जल और लवण क्या हो जाएगा, आपस में एक विलयन बनाएगा। उसी तरह से अगर बात करें जल और ग्लूकोज की, मार्केट में जो ग्लूकोज मिलती है, या डॉक्टर्स जो बोलते हैं ग्लूकोज, वो जो पानी चढ़ाते हैं वो नहीं, ग्लूकोज यानी डब्बे में जो बिकती है डाबर की ग्लूकोज या ग्लूकॉन डी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको अगर जल में मिला दे तो क्या होगा, पूरा एक समान रूप से घुल जाता है। तो वो भी क्या हो गया, हमारा विलयन हो गया। अब बात करें CO2 प्लस NO2 की, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है बच्चे को। ये सब एग्जाम्पल तो सभी जान रहे हैं। इसमें देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है हमारा, गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, दोनों क्या है, गैस है। दोनों का क्या है, अवस्था सेम है। अब आकार देखिए इसको, अगर समांगी मिश्रण देखना है एक जैसा तो आकार भी देखना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 7। बाकी ऑक्सीजन तो दोनों में कॉमन है, तो दोनों का परमाणु संख्या लगभग क्या है, सेम है। यानी कि परमाणु आकार दोनों का लगभग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही दोनों का आकार सेम होगा तो दोनों आपस में क्या होंगे, घुल जाएंगे, यानी एक जैसे बन जाएंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये भी क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा। तो हमारा तीनों क्या है, इसमें विलयन है। तो अतः हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सही होगा कि इसमें से सभी विलयन के उदाहरण हैं। तो ये थी विलयन और उसकी घटक। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए विलयन का वर्गीकरण, जो हमारा सेकेंड टॉपिक था, जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे, सेकेंड टॉपिक विलयन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले घटक
यानी कि विलयन में जो घुल्ली और घुलायक है, यानी विलेय और विलायक है, उसकी संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण देखते हैं। तो उसकी संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण देख रहे हैं, किसी विलयन में कम से कम कितने घटक होने चाहिए? 2 बताए हुए थे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्लियर लिखा हुआ है परिभाषा में भी। अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? द्वि। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वि घटकीय या द्विअंगी विलयन, जिसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 घटक मौजूद होगा। जैसे NO2 प्लस CO2, एक घटक हो गया CO2, एक घटक हो गया NO2, तो ये द्वि घटकीय हो गए। NaCl प्लस H2O, दोनों क्या है? एक एक घटक है, द्वि घटकीय हो गए ये भी। इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे जहाँ सिर्फ 2 घटक होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्वि घटकीय विलयन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग त्रिघटकीय। त्रि का मतलब क्या हो गया? 3 मीन्स 3, त्रिघटकीय विलयन, यानी जिसमें कितने घटक होने चाहिए? 3। अब मान लो लवण ले लिए, ये किसका उदाहरण है? चीनी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। लवण ले लिए, चीनी ले लिए, प्लस जल ले लिए, यानी 1 2 3 घटक हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिघटकीय विलयन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? बहुघटकीय विलयन, यानी कि जिसमें क्या होंगे? 3 से ज़्यादा घटक पाए जाएंगे। जैसे H2SO4 अम्ल है, HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, प्लस वाटर, यानी कि जल में 2 3 4 तरह के अम्ल को आपस में मिला दीजिए, तो सब अम्ल क्या होंगे? आपस में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में, क्योंकि सभी अम्ल में क्या है? H+ आयंस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुघटकीय विलयन। तो ये था घटक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। नेक्स्ट जो है हम लोग, आप लोग जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो क्या कीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा तो आसानी होगी हमें भी कि थोड़ा जल्दी टाइम में आप लोगों का कवर अप कर सके, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। घटक की संख्या के आधार पर हो गया। अब विलयन की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? मुख्यतः 3 होती है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं 5, ठोस, द्रव, गैस, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट एवं प्लाज्मा, ये 5 अवस्था है। लेकिन जो मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये 3 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग विलयन का भी वर्गीकरण करेंगे। अब विलयन का जब भी वर्गीकरण करेंगे तो उसको ध्यान रखिएगा हमेशा कि उसमें जो मौजूद है 2 घटक, विलेय और विलायक, तो वहाँ पे वर्गीकरण जब भी होगा विलायक की मात्रा वहाँ पे महत्व रखेगी, ठीक है। विलायक की मात्रा यानी विलायक की अवस्था जो होगी वही अवस्था विलयन की भी होगी, ठीक है। तो विलायक की अवस्था का मतलब ही होगा क्या? विलयन की अवस्था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो देखिए अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। ठोस विलयन सबसे पहला है हमारा इसमें, ठीक है। तो ठोस विलयन किसको कहेंगे? वैसे विलयन जिसमें विलायक की अवस्था क्या हो? ठोस हो। विलायक की अवस्था क्या हो? ठोस हो, उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन के 3 प्रकार होंगे। अब मान लीजिए विलायक ठोस हो गया तो विलेय, ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे फिर ठोस विलयन को वर्गीकृत किया है। ठोस में ठोस विलयन यानी कि ये भी ठोस, ये भी ठोस, यानी वैसी विलयन या वैसी ठोस विलयन जिसमें विलेय एवं विलायक दोनों ठोस अवस्था में हो, दोनों की अवस्था क्या हो? ठोस हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ठोस विलयन बोलेंगे, ठीक है। जिसमें विलेय और विलायक दोनों की अवस्था ठोस हो, ठोस विलयन कहेंगे। जैसे मिश्र धातु, मिश्र धातु बहुत सारे आते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, ब्रास हो गए, ये सब जितने भी हैं मिश्र धातु में आएंगे। पीतल मिश्र धातु में आएंगे। अष्ट धातु, अष्ट दैट मीन्स 8, ऑक्टेट, जिसको ऑक्टा एलॉय बोलते हैं इंग्लिश में। अष्ट धातु यानी कि जहाँ पे कितने धातु होंगे? 8। आप लोग ने बहुत सारे लोग सुने होंगे अष्ट धातु की मूर्तियाँ, ठीक है। तो अष्ट धातु की मूर्तियाँ से तात्पर्य है कि जो भी मूर्ति बनी हुई है उसमें 8 अलग अलग तरह के धातुओं का मिश्रण किया गया है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस में ठोस विलयन। पीतल हो गया, ये सब क्या होगा? उदाहरण ठोस में ठोस विलयन का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। ठोस में द्रव विलयन, ठीक है। ठोस में द्रव यानी कि विलेय क्या है? ठोस, और विलायक, विलायक ठोस है और विलेय क्या है हमारा? द्रव।
ध्यान में रखिएगा, हमेशा विलायक डिसाइड करेगा। तो विलायक हमेशा ठोस विलयन में ठोस होगा और विलय बदलते जाएगा। तो वैसा विलयन जिसमें विलय की अवस्था क्या हो, द्रव, विलय की अवस्था द्रव हो एवं विलायक की अवस्था क्या हो जाए, ठोस हो, तो उसे क्या हम लोग बोलेंगे, ठोस में द्रव विलयन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिंपल सा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट क्या है, सॉलिड होता है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड की मात्रा होती है, जिसकी वजह से पेस्ट क्या लगता है, सेमी सॉलिड की तरह लगता है। तो वो कौन सा विलयन का उदाहरण होगा, ठोस में द्रव। या फिर हम लोग जो हलवा खाते हैं, अलग अलग तरह के खाते हैं, चाहे आप सूजी की खाओ या बेसन की खाओ या फिर आप मूंग दाल की खाओ, कोई भी हलवा खाओ, तो हलवा भी क्या आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एक ठोस में द्रव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुडिंग। ठीक है, हलवा को इंग्लिश में बोलते हैं पुडिंग। ठोस में गैस विलयन, इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा गैस है वो कौन होगा, विलय। ठीक है, गैस की विलय की अवस्था क्या हो जाएगी, इसमें गैस, एवं विलायक की अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस। जैसे प्लेटिनम तार पर H2 गैस का अवशोषण। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ने क्लास 10th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसका नाम सुना होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कोई प्लेटिनम की तार है, उस प्लेटिनम की तार पर जब हाइड्रोजन गैस अवशोषित हो जाती है, ठीक है, उस प्लेटिनम की तार पर हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम तार पर, प्लेटिनम क्या है, सॉलिड है, जो कि क्या है, धातु है, तो प्लेटिनम की तार पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा द्रव विलयन। वैसी विलयन, इसमें विलायक क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी। तो वैसी विलयन जिसमें विलायक की अवस्था क्या हो, द्रव, उसे द्रव विलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, शरबत, जल प्लस एल्कोहल, ठीक है, H2O प्लस CO2। ठीक है, H2O यहाँ पे क्या है, हमारा लिक्विड है, और ये हमारा क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल द्रव विलयन का। तो इसमें भी 3 प्रकार हो जाएंगे, द्रव में ठोस विलयन पहला, वैसी द्रव विलयन, जैसे ही द्रव विलयन बोल दिए तो यहाँ पे विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी, द्रव, जिसमें विलय की अवस्था क्या हो जाएगा, ठोस। जैसे शरबत, इसमें जो चीनी होती है, चीनी की अवस्था क्या होती है, ठोस, और पानी की अवस्था क्या होती है, द्रव। तो ये किस में आएगी, द्रव में ठोस। या फिर अगर बात करें NaCl प्लस H2O, तो NaCl क्या है, नमक है जो ठोस होता है, और वाटर क्या है, हमारा लिक्विड है। नेक्स्ट है इसका बी में द्रव विलयन। द्रव विलयन कहने का मतलब हो गया जिसमें ठोस, विलय और विलायक दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे। विलय भी द्रव और विलायक भी क्या हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे इसमें, द्रव। जैसे जल प्लस एल्कोहल, जो भी एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो भी एल्कोहलिक है, अगर वो एल्कोहल लेते हैं तो नीट लेते नहीं है, उसमें वाटर मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, जल प्लस एल्कोहल, या एल्कोहल प्लस सोडा, बहुत को एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, सोडा मिक्स करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव विलयन बोलेंगे। या बात करें जल प्लस दूध, जो लोग मिलावट कर दो दूध में, तो क्या हो जाएगा, जल प्लस दूध किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द्रव विलयन का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द्रव में गैस विलयन। ठीक है, इसका तीसरा जो हमारा होगा द्रव में गैस विलयन, वैसी द्रव विलयन जिसमें विलय की अवस्था क्या हो जाए, गैस हो। ठीक है, वैसी द्रव विलयन जिसमें विलय की अवस्था गैस हो, इसको देख लीजिएगा। हाँ, विलय की अवस्था गैस हो उसे द्रव में गैस विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडा जल। सोडा जल क्या होता है, जो भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो ना, जो भी आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, तो उससे क्या होती है, सिस की आवाज़ निकलती है जब बोतल ओपन करते हो, तो यानी कि वहाँ से गैस निकल रही है, यानी कि उस द्रव में क्या घुली हुई थी, गैस। गैस क्या होती है, उड़नशील होती है, यानी कि आसानी से तुरंत क्या होगी, उड़ जाएगी। तो प्रेशर डालकर, टेम्परेचर घटाकर उसमें गैस को घुलाया जाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सोडा जल। या जल में घुली हुई O2, ठीक है, जो मछली वगैरह अपने ब्रीथिंग में या रेस्पिरेशन में उपयोग करती है। जितने भी एक्वाटिक यानी कि जलीय जीव जितने भी हैं, एक्वाटिक क्रिएचर, जलीय जीव जितने हैं, जो ऑक्सीजन लेती है वो कहाँ से लेती है, जल से, जल के अंदर से, यानी कि जल में क्या है, वहाँ ऑक्सीजन घुली हुई है। तो जल किसका काम कर रही है वहाँ पे,
विलायक या घुलायक का, और ऑक्सीजन किसका काम कर रही है, घुल्ली का, तो इसको किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, द्रव में गैसीय विलयन का। तीसरा है हमारा गैसीय विलयन। तो वैसी विलयन जिसमें विलायक की अवस्था क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी, ठीक है, उसे गैसीय विलयन कहेंगे। जैसे हवा में धूलकण, अगर मार्च अप्रैल के मंथ्स की बात करें तो उस समय क्या होता है, थोड़ा ड्राइनेस होती है, तो क्या होता है ना, डस्ट वगैरह उड़ते हैं, तो डस्ट वगैरह जो उड़ती है वो क्या होती है, हमेशा हवा में मिल जाती है। आप लोग देखोगे बरसात से पहले, जैसे सावन यानी कि अप्रॉक्स मान के चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद जो आसमान देखोगे, अभी जो आप लोग आसमान देखोगे थोड़ा साफ दिखेगी, ठीक है। और लेकिन बात करें अगर आपको कि मार्च अप्रैल के मंथ में अगर आप आसमान देखोगे तो वो क्या होती है ना, थोड़ी सी धुंधली दिखती है, मतलब अलग दिखती है, क्योंकि उस समय क्या होता है ना, वातावरण में धूल कण फैले रहते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो बारिश के कणों के साथ क्या होती है, धूल कण नीचे बैठ जाती है। तो उसी को एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हवा में धूल कण, वो किसका विलयन का उदाहरण है, गैसीय विलयन का। या फिर कोहरा, कोहरा क्या होता है, कुहासा क्या होता है, जब हवा में ओस की बूंदें मौजूद हों, तो हवा का क्या है, मात्रा बहुत ज़्यादा है, और पानी का मात्रा वहाँ क्या है, ओस की बूंदे का मात्रा क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, गैसीय विलयन। बात करें CO2 प्लस NO2, इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले ही बात की हुई थी, दोनों की क्या है यहाँ पे, गैस और गैस है। चलिए देखते हैं, पहला गैस में ठोस विलयन। गैस में ठोस विलयन क्या होगा, वैसे गैसीय विलयन या फिर वैसी विलयन जिसमें विलायक गैस हो और विलय ठोस हो। जैसे हवा में धूल कण या हवा में लकड़ी के कण, जहाँ पे वुड के वर्क होते हैं, जहाँ लकड़ी के काम होते हैं, अगर आप वहाँ से गुजरोगे, उसके आसपास रहोगे तो पता चलेगा कि लकड़ी के कण उड़ते रहते हैं, कभी वो आपके आँख में भी जा सकते हैं या फिर आप जो सांस लोगे तो उसमें जाते हैं वो, ठीक है। गैस में द्रव, वैसी गैसीय विलयन जिसमें विलय की अवस्था द्रव हो, विलय की अवस्था क्या हो जाए, द्रव हो जाए। जैसे कोहरा गैसीय विलयन है, विलायक क्या है, इसमें गैस है, वातावरण में जितने भी हवा हैं वो इसमें किसका काम करेंगे, विलय का। और जो यहाँ पे वाटर वेपर है या फिर जो कुहासे की या ओस की जो बूंदे हैं इसके अंदर जो रहती हैं, वो किसका बात काम कर रही है यहाँ पे, विलय का, ठीक है। हवा में जलवाष्प, ठीक है, या फिर बारिश का मौसम भी कह सकते हो, अगर बारिश हो तो क्या होती है, हवा में नमी बनी रहती है, तो उसको हम किसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, गैस में द्रव। तीसरा है गैस में गैस, जिसमें द्रव यानी कि द्रव्य, जो भी आपके द्रव्य होंगे यानी जो पदार्थ होंगे वहाँ पे दोनों क्या होंगे, विलय और विलायक दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गैस हो जाएंगे, NO2 प्लस CO2। नेक्स्ट चलते हैं विलयन की सांद्रता। थोड़ा सा इस टॉपिक को बच्चों आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। सांद्रता, बहुत कोई समझते हैं कि सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, ऐसा कुछ नहीं है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन नहीं होता है, होता वही चीज़ है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो साइंस के और कोई गांव का बच्चा है, अगर वो बोल रहा है गाढ़ा और आप भी बोल रहे हो गाढ़ा, तो आप में उसमें कोई अंतर रह ही नहीं गया, दोनों तो फिर एक ही हो गए। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको अपने भाषा को, अपने समझ को एक अच्छे शब्द में प्रकट करना होगा, जो कि लगे आगे वाले को कि हाँ इसके पास जो नॉलेज है उस चीज़ों को ये समझा सकता है, ये क्लियरिटी है इसके पास। तो सांद्रता क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मात्रा की गणना को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। कोई विलयन है उसमें दो ही चीज हो सकते हैं, विलय या विलायक। अब उसकी कितनी मात्रा है, उसके मात्रा की गणना को विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। अगर बोल रहे हैं सांद्रित विलयन, यानी कि वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि अपेक्षाकृत विलय की मात्रा ज़्यादा होगी। बात करें तनु विलयन, अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन बहुत कोई सांद्रित और तनु को एक ही वर्ड में लेके चलते हैं, लेकिन वो अलग डेफिनेशन उसका आता है, ठीक है, आगे हम उसको समझेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भाग में। सबसे पहला असंतृप्त विलयन, यानी जिसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है हमारा संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा है अति संतृप्त विलयन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है, पहले इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हमारा असंतृप्त विलयन पर। असंतृप्त विलयन क्या होता है, यदि किसी विलयन में
दिए गए तापमान पर, यानी तापमान क्या है, निश्चित है, यानी निश्चित तापमान पर किसी दिए गए विलयन में और अधिक विलय की मात्रा घुलाई जा सके तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन, यानी कि वो संतृप्त नहीं है। कह रहा है यदि किसी निश्चित तापमान पर किसी दिए गए विलयन में विलय की और मात्रा घुलाई जा सके, ठीक है, और मात्रा घुलाई जा सके तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। जैसे मान के चलिए 50 ग्राम चीनी की 1 लीटर जल में विलयन, ठीक है, अगर हमारे पास 1 लीटर जल है उसमें 50 ग्राम चीनी डालें तो वो तो एक विलयन बन गया, लेकिन क्या उसमें और चीनी घुला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल घुला सकते हैं, क्योंकि चीनी की मात्रा क्या है, बहुत कम है, 50 ग्राम। अभी उसमें हम चाहे तो 400 ग्राम तक मैक्सिमम चीनी घुला सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रही है, और उसी तापमान पर, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं करना है, उसी तापमान पर और घुला सकते हैं, तो वैसे विलयन को क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। यानी दिए गए तापमान पर अगर विलय की और मात्रा घुलाई जा सके, वो भी निश्चित तापमान पर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन, ठीक है। अब दूसरा है सांद्रित विलयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, संतृप्त विलयन भी बोल सकते हैं, या संतृप्त, सांद्रित विलयन या संतृप्त विलयन। तो किसी निश्चित तापमान पर दी गई वैसी विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घुलाई ना जा सके उसे सांद्रित या संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है, सांद्रित या संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास 500 ग्राम चीनी 1 लीटर जल में विलयन बनाए हुए, ठीक है, 1 लीटर जल में 500 ग्राम चीनी, सोचिए कैसे मिलाया गया होगा, यानी टाइम लगी होगी, अच्छी खासी टाइम लगने के बाद वो मिल गई होगी, ठीक है। लेकिन अगर अब उसमें और चीनी की मात्रा डालेंगे तो चीनी क्या होगा, दिखने लगेगा, ठीक है। तो एक भी दाना डालने पर या एक भी बूंद डालने पर वो दिखने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सांद्रित विलयन। और तापमान इसमें भी क्या होना चाहिए, निश्चित, निश्चित तापमान पर मैक्सिमम जितना घुला सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घुला लिए, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, सांद्रित या संतृप्त विलयन। सांद्रित का एक और परिभाषा है, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो किसी निश्चित तापमान पर दी गई वैसी विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घुलाई ना जा सके उसे क्या बोलेंगे, सांद्रित विलयन बोलेंगे, ना घुलाई जा सके, याद रखिएगा। जैसे 500 ग्राम चीनी की 1 लीटर जल में विलयन। अब तीसरा आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन कहेंगे किसी सांद्रित विलयन के तापमान को, यानी कि तापमान को बढ़ाकर, यहाँ पे क्या होगा, अब तापमान निश्चित नहीं रहेगा, अति सांद्रित में क्या हो गया, तापमान बढ़ेगा, तापमान परिवर्तित किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो किसी सांद्रित विलयन के तापमान बढ़ाकर या उसमें परिवर्तन करके विलय की और अधिक मात्रा घुलाने के पश्चात बनने वाली नई विलयन को अति सांद्रित विलयन कहते हैं। जैसे चीनी की चाशनी, आप किसी भी मिठाई दुकान पर जाओगे, जलेबी की दुकान पर जाओगे तो जलेबी वाले जो चीनी के चाशनी तैयार करते हैं या चीनी की जो रस तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करते हैं, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं और उसे मिक्स करके हीट करते हैं, यानी कि वहाँ पर तापमान को परिवर्तित किया जा रहा है, तापमान को बढ़ाकर उसमें चीनी की मात्रा घुलाई जा रही है। तो तापमान परिवर्तित कर कर बनाए गए नए विलयन को सांद्रित विलयन से क्या कहेंगे हम लोग, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, चीनी की चाशनी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छोटा सा टॉपिक, तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है, तनु का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि पतला विलयन, नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, आप विज्ञान की भाषा में इसे समझोगे और विज्ञान की भाषा में ही जवाब देना है सब जगह। तनु विलयन क्या होता है, यदि किसी संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन में विलायक की मात्रा और ऐड कर दी जाए, जैसे मान के चलिए 500 ग्राम चीनी है 1 लीटर पानी में घुली हुई, अब उसी पानी को क्या कर दे 2 लीटर, तो वो क्या हो गया, पतला हो गया, यानी कि तनु विलयन तब वो कहलाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं कहेंगे विलयन पतला है तो तनु विलयन, नहीं, ये दिस इज नॉट राइट, ये सही तरीका नहीं है बोलने का, ठीक है। तो चीज़ों को सही तरीके से बोलना है, जो आपको लगे कि हाँ आप एक साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपकी स्टैंडर्ड दिखनी चाहिए कि कितने स्टैंडर्ड में आप हो।
तो यदि किसी संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ठीक है, बढ़ा दी जाती है, तो उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी विलेय की मात्रा, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, विलायक की मात्रा ठीक है, यदि किसी संतृप्त विलयन या अति संतृप्त विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसे क्या हम लोग कहेंगे, तनु विलयन। ठीक है, विलायक की मात्रा बढ़ाने पर तनु विलयन। जैसे 500 ग्राम चीनी प्लस 1 लीटर जल है, ठीक है, पहले क्या था ये संतृप्त या सांद्रित विलयन, लेकिन अब इसमें क्या कर दिए, 1 लीटर H2O यानी 1 लीटर जल और ऐड कर दिए, यानी कि जल यहाँ पर कौन है, ज़्यादा मात्रा में है, 1 लीटर जल यानी ज़्यादा मात्रा में है, तो ये क्या है हमारा विलायक। ठीक है, ये विलायक है, विलायक को और बढ़ा दिए तो ठीक है, अब ये जो बनेगा क्या हो गया, 500 ग्राम चीनी प्लस 2 लीटर वाटर, यानी 1 लीटर पहले था, बाद में फिर 1 लीटर हो गया, यानी 2 लीटर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बढ़ा दी जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांद्रित विलयन, बोले हुए थे सांद्रित विलयन की एक और परिभाषा हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा सांद्रित विलयन है। ठीक है, तो यदि किसी विलयन में यदि विलेय की मात्रा बढ़ा दी जाए तो बनने वाले नए विलयन को सांद्रित विलयन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, विलेय की मात्रा बढ़ाई जाएगी, जैसे 200 ग्राम चीनी और 500 ml H2O है, यानी कि हाफ लीटर वाटर में 200 ग्राम चीनी डाले हुए। ठीक है, अब क्या कर दो, उसमें 100 ग्राम चीनी और ऐड कर दो, यानी कि किसकी मात्रा बढ़ा दिए, ये हमारा ज़्यादा मात्रा में क्या है, विलायक। ठीक है, और ये क्या है हमारा विलेय, और हम ऐड क्या कर रहे हैं, चीनी, यानी विलेय था, विलेय को ही ऐड कर रहे हैं, तो अब जो नए विलयन बनेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, 200 प्लस 100, 300 ग्राम चीनी प्लस 1 लीटर H2O, तो ये क्या कहलाएगी, सांद्रित विलयन। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने देखा सांद्रता तक देखा है, वर्गीकरण देखा है, अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सांद्रता की गणना कैसे करेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सांद्रता की गणना के लिए कुछ चीज़ें जो आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ें जो है मोल कैसे निकालते हैं, मोल की गणना कैसे की जाती है, वो आनी चाहिए। एक बार हम डिस्कस करेंगे, उसे बताएंगे कैसे कैलकुलेट करें, और कुछ ऐसे आपके यौगिक हैं जिसको कॉमन आपको याद रखना है, ज़्यादातर वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम दिबिकुल साइंस एकेडमी एंड फैमिली। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से जाए, हमारी यही कामना है। आप लोग अच्छे से पढ़ो और हमारे और हमारी संस्था की नाम को रोशन करो। हैव ए गुड डे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।